So, welcome back, students. I'm happy to see that more and more students are viewing the videos and they are enjoying it and they are also benefiting from it. So, uh, I'm thank you for your response. Now we are going to start off with today's lecture on strength of material. We are going to continue with this topic in this lecture. Okay. So moving forward, in this seventh lecture of strength of material, the first question deals up with the topic of torsion. Torsion, अब क्वेश्चन क्या है उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा. उससे पहले आपको पता होना चाहिए टॉर्शन के बारे में थोड़ा सा कुछ, जो मैं यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ. टॉर्शन, पहली बात तो आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस और इलास्टिक मटेरियल ये तो है ही, वो तो हटा दो. दूसरी चीज ये है कि टॉर्शन आपके लेवल में सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले शाफ्ट्स के से रिलेटेड ही टॉर्शन के टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के शाफ्ट से रिलेटेड उसमें एक पेरेंट फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले से टॉर्शन के सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, जो मैं यहां लिख रहा हूं. दिस इज द फॉर्मूला. जब मेरे पास एक शाफ्ट होती है जिसके दोनों एंड्स पे मैं टॉर्क लगाता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, यानी ऑपोजिट टॉर्क्स जब मैं लगाता हूं, तो इसके अंदर जो इफेक्ट जनरेट होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं टॉर्शन. ठीक है, ऐसे और ऐसे जब मैं घुमाऊंगा तो ये इसके अंदर इफेक्ट जो जनरेट होगा उसे हम लोग कहेंगे टॉर्शन. जब इसको टॉर्शन जब मैंने लगाया तो इसको बीच में से जब मैं काटूंगा और इस क्रॉस सेक्शन को जब मैं देखूंगा तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर, इस शाफ्ट के इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, शियर स्ट्रेसेस आएंगे. सिर्फ इसमें प्योर शियर का केस है. प्योर शियर मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूं. प्योर शियर क्या होता है? एक ऐसा केस जिसमें इसके हर एलिमेंट के ऊपर सिर्फ शियर स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे और कोई नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट नहीं करे, तो दैट इज अ केस ऑफ प्योर शियर. ठीक है, तो शियर स्ट्रेसेस होंगे और शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होगा ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन विल बी लीनियर एंड इट विल बी लीनियर reaching its maximum value at the topmost and the bottommost fiber. यानी इसकी जो बाहरी सतह है उस पे shear stress अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा और ये वैल्यू लीनियरली डिक्रीज होकर जीरो तक आ जाती है सेंटर पे. यानी shear stress का वेरिएशन जो होता है वो एक शाफ्ट में प्योर shear के केस में इस प्रकार से दिखाई देता है. ठीक है, अब ये जो टाउ मैक्सिमम है, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मूला. दैट इज इस फॉर्मूले में मैं बता देता हूं. T इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क विच इज अप्लाइड, IP इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी कैन से इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द Z एक्सिस. मान लेते हैं कि ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो इससे निकलने वाला ये जो एक्सिस होगा दिस विल बी द Z एक्सिस. तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द Z एक्सिस. और इसकी वैल्यू को मैं निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरम्स, दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता था कि IXX और IYY की वैल्यू को, यानी IX इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस आ जाएगी. अब इन दोनों की वैल्यूज तो मुझे पता ही है कितनी होती है, π/64 इंटू D⁴, और सेम वैल्यू ये होती है दोबारा से. तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, यानी π/32 इंटू D⁴. दिस इज द वैल्यू ऑफ IP और द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, टाउ मैक्सिमम इज द वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस एट द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. स्मॉल r फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, हमारे पास ये डिस्टेंस है, तो r की डिस्टेंस पे मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी. r को मैं D/2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वेयर D इज द डायमीटर. यहाँ पे G क्या है? G इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. पहले लेक्चर का पहला टर्म मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मैंने इसके बारे में आपको बताया है, वहां पे आप उसको रेफरेंस लेके देख सकते हैं. फाई इज द रोटेशन एंगल. फाई इज द रोटेशन एंगल एट सम लेंथ L. अब ये क्या है इसके बारे में, ये फाई और L के बारे में मैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम आपको समझाऊंगा. बाकी के टर्म्स आपको समझ में आ ही गए होंगे. ठीक है, तो मूविंग ऑन, अब आप लोग क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे पास कि देयर इज अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, देयर इज अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट जिसमें किसी इंटीरियर पॉइंट पे, जिसको दोनों साइड से फिक्स कर दिया, और एक इंटीरियर पॉइंट पे मैंने एक टॉर्शन अप्लाई किया 60 किलोन्यूटन मीटर का, तो उसके दोनों एंड्स पे कितना रिएक्टिव टॉर्क डेवलप होगा.
तो देखिए द क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस, दैट दिस इज अ शाफ्ट which is built in the two ends. This is a shaft which is built in the two ends. 60 किलोन्यूटन मीटर का टॉर्क हमने लगाया एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड. ये लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से 2 मीटर की दूरी पे मैंने यहाँ पे एक 60 किलोन्यूटन का एक टॉर्क अप्लाई किया. तो ये एक टॉर्क मैंने अप्लाई कर दिया. टॉर्क इज इक्वल टू 60 किलोन्यूटन मीटर. अब किस डायरेक्शन में है ये जरूरी नहीं है, हमें निकालना है कि अगर ये एंड ए है ये एंड बी है तो कौन सा कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क ए में डेवलप होगा और कितना बी में डेवलप होगा. ठीक है, तो देखिए हमेशा याद रखिए इस जैसे टॉर्क को, जैसे मान लीजिए टॉर्क ऐसे घूम रहा है तो ये राइट हैंड थंब रूल से इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया सकता है कि अगर आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में है टॉर्क के तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा उस डायरेक्शन को भी इस प्रकार से भी टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जा सकता है डबल एरो लगा के. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू 60 किलोन्यूटन मीटर यहाँ पे. अब देखिए समझिए मेरी बात को, ओवरऑल लेंथ इसकी कितनी है, 6 मीटर है. ओवरऑल लेंथ अगर 6 मीटर है तो 4 मीटर मेरे पास ये होगा. टीए और टीबी की वैल्यू को हमें निकालना है. तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एंड को फ्री कर दीजिए. एक एंड को फ्री कर देने का मतलब ये होता है कि अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रेंट था ही नहीं और मैंने इस पॉइंट पे अभी भी टॉर्क लगाया है कितना, T इज इक्वल टू 60 किलोन्यूटन मीटर. ठीक है, तो अगर 60 किलोन्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है तो ये इस पॉइंट पे कुछ रोटेशन प्रोवाइड करेगा. तो मैंने इससे पहले वाले एक फॉर्मूला आपको बताया, ये T/IP इज इक्वल टू G/L फॉर्मूला है हमारे पास. तो इसमें L क्या है, L है द पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द टॉर्क इज अप्लाइड टू द डिस्टेंस बिटवीन टू द रिस्ट्रेंट, यानी रिस्ट्रेंट और इसके बीच की दूरी. तो ये फाई वो एंगल ऑफ रोटेशन है जो इस डिस्टेंस पे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में देखने को हमें मिलेगा जो कि L की दूरी पे है रिस्ट्रेंट से. L इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 मीटर मेरे पास. ठीक है, अब क्योंकि इस पोर्शन में कोई टॉर्क और लग ही नहीं रहा तो जो इस पोर्शन का रोटेशन होगा वही और इस पूरे सेक्शन में कांस्टेंट बना रहेगा. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैं 60 किलोन्यूटन मीटर का अगर मैं टॉर्क लगाता हूं तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. ठीक है, तो मुझे पता है कि फाई को अगर मैं इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूं कि A पॉइंट पे मेरे पास कितना रोटेशन आ रहा है तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, TL/IP इंटू G इज इक्वल टू फाई एट A. सही कह रहा हूं क्या मैं, यानी इस टॉर्क की वजह से ये फाई एट A आ जाएगा. फाई यानी रोटेशन एट A आ जाएगा. ठीक है, अब अज्यूम कर लेते हैं कि अब क्योंकि ये तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पे एक सपोर्ट होता तो इस पे रोटेशन होता क्या, नहीं होता. तब रोटेशन नहीं होता इसका मतलब ये है कि कुछ एक रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा. अज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्शन एक्ट कर रहा है मेरे पास TA और इस बार मैंने एक TA रिएक्शन को लगा दिया. यहाँ पे TA रिएक्शन मेरे पास एक्ट कर रहा है यहाँ पे. तो अब मुझे ये देखना है कि इस TA रिएक्शन से जो फाई A जो जनरेट हो वो फाई A ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो और उसकी वैल्यू बराबर हो इस फाई A के. ठीक है, तो वही वाले फॉर्मूले में को मैं दोबारा अगर लिखूंगा तो इस बार लिखूंगा TA इंटू L. यहाँ पे L क्या था, L था 4 मीटर, ये L था. अब यहाँ पे इसकी और इसकी बीच की दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर. So this will be equal to 6 meter divided by IP into G is equal to phi of A. और ये जो दोनों वैल्यूज होंगी phi of A की, these are going to be equal to each other. So we can say that T 4T divided by IP into G is equal to 6TA divided by IP into G. IP into G cancel हो गया, 4 by 6 times T is the parent torque यानी 60 is equal to TA. तो यानी this is equal to TA is equal to 40 किलोन्यूटन मीटर. ये आ गया TA की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो इस डायरेक्शन में है तो TA इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा. तो 40 हो गया TA और बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन एक और टॉर्क एक्ट करेगा जो इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जो कितना होगा 20. तो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं. दीज आर द टू रिएक्टिव टॉर्क्स. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन डील्स अप विद द थ्योरी ऑफ कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन की थ्योरी से डील करती है नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन एक स्पेशल टॉपिक है, बहुत छोटा सा है पर काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें से। तो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन में देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक शाफ्ट है हमारे पास, जिस शाफ्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट तो जनरेट तो लग ही रहा है, साथ में एक टॉर्शनल मोमेंट भी लग रहा है। देखिए समझिए, जब एक शाफ्ट पे, शाफ्ट मतलब एक सिलेंडर होता है सिंपल सा, जब एक शाफ्ट पे हम इस तरीके से इसको नीचे साइड में झुकाने के लिए एक मोमेंट लगाएंगे तो फ्लेक्सर जनरेट होगा या बेंडिंग जनरेट होगी। और जब हम इसी शाफ्ट के अबाउट इस तरीके से एक मोमेंट लगाएंगे तो हमारे पास टॉर्शनल इफेक्ट जनरेट होगा, यानी मोमेंट ही अलग अलग दिशाओं में लग के उसमें बेंडिंग और टॉर्शन दो इफेक्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि एक मोमेंट लग रहा है m, एक टॉर्क लग रहा है t। ठीक है, तो इससे जब अगर मान लीजिए कि दोनों चीजें एक्ट कर रही हैं, तो अगर इस फिगर को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है एक ऐसे फिगर में जिसमें प्योर सिर्फ इक्विवेलेंट एक ही सिर्फ मोमेंट जनरेट हो, या एक ऐसे फिगर में इसको बनाना है जिसमें प्योर सिर्फ टॉर्क लग रहा हो, तो इन दोनों प्योर बेंडिंग मोमेंट और प्योर टॉर्क की वैल्यू, इन दोनों मोमेंट और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? तो मोमेंट विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट मोमेंट की वैल्यू है। ठीक है, और सिमिलरली इक्विवेलेंट टॉर्क की जो वैल्यू होगी, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ठीक है, तो यानी अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं इस शाफ्ट से जिसपे ये इक्विवेलेंट मोमेंट लग रहा है, तो मुझे वही प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी जिस प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मुझे इस कंबाइंड एक्शन से मिल रही थी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसी शाफ्ट को रिप्लेस कर देता हूं इस शाफ्ट से, तो मुझे वही मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी जो मुझे इस इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ टॉर्शन से मिल रही थी। अब इन दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यूज क्या है वो भी आप लोग लिख लीजिए। प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई डी क्यूब इंटू m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू जनरेट होगी, दिस विल बी इक्वल टू, ये मार्कर थोड़ा स्लो हो गया, this will be equal to 16 upon pi d cube into under root of m square plus t square। ये दो वैल्यूज होंगी हमारे पास। So this is all was I would like to tell you about the theory of combined bending and torsion। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डायमीटर, एक d डायमीटर का शाफ्ट है जिसपे टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट ऐड कर रहा था, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू ये इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होगी। तो यू हैव टू मार्क ओवर दिस ऑप्शन एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। सो मूविंग ऑन, जो तीसरा और आखिरी सवाल है इस वीडियो का, दिस इज रिलेटेड टू अ न्यू टॉपिक विच इज वेरी वेरी बेसिक, बहुत बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक कैसे है मैं बता देता हूँ। कोई भी अगर जिसका विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है या जिसको समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि किस तरीके से बेंडिंग हो रही है फिजिकल वर्ल्ड में, उसको इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। मैं बता देता हूँ। तो देखिए, ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है। उसने कहा है सिग्मा अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सिग्मा डायरेक्ट इज इक्वल टू 175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डेटा गिवन है और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पॉइंट बी पे कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जब ये तीनों स्ट्रेस की वैल्यू मुझे नोन है। ठीक है, तो ध्यान से इससे समझिएगा। ये पॉइंट बी है जिसके ऊपर इस प्रकार से एक लोड लग रहा है, एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो सबसे पहले तो इतना मालूम है कि अगर कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो ये कंप्रेशन ओवरऑल इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो होगी इस कंप्रेशन की, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास ये। ठीक है,
अब ये तो बराबर हो गया, तो सिग्मा बी पे एक तो स्ट्रेस लग रहा है -175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो मालूम चली गया। अब मूविंग ऑन, अब समझिए यहां पे मैंने लगाया फोर्स, तो अगर फोर्स लगाया तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा, कंप्रेशन, यहां कंप्रेशन और यहां क्या होगा, टेंशन। तो इसको मैं इस ऐसे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ऊपर वाले पोर्शन में मैं बना देता हूं कंप्रेशन और नीचे वाले पोर्शन में मैं बना देता हूं टेंशन। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये एक्स एक्स के अबाउट हमें शो कर रहा है, यानी दिस इज द स्ट्रेस अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। तो दिस इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स एक्स के अबाउट 100 है, तो दिस इज इक्वल टू 100। अब क्योंकि ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि देखिए मैंने एक साइन कन्वेंशन लिया है, पॉजिटिव इज इक्वल टू टेंसाइल एंड नेगेटिव इज इक्वल टू कंप्रेसिव। ये तो आपको पता ही, ये मैं स्टार्टिंग से लेके हुए चला हूं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब देखिए इस पॉइंट को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट जज करूं तो ये क्या कर रहा है, इस पोर्शन को दबा रहा है और इस पोर्शन को क्या कर रहा है, उठा रहा है। तो यानी इस पॉइंट की वजह से एक और स्ट्रेस हमारे पास जनरेट होगा यहाँ पे। ये जो स्ट्रेस होगा इसमें यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल, और यहाँ क्या होगा, कंप्रेसिव। सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y के अबाउट 150। तो दिस इज इक्वल टू प्लस 150। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 150 माइनस 100 इज इक्वल टू प्लस 50 एंड माइनस 175 इज इक्वल टू माइनस 125 सिग्मा बी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू, यानी माइनस 125 मतलब 125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है मेरे पास बी पॉइंट पे। ठीक है, सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर एंड होप यू लाइक्ड इट। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मैं आपसे बोलता आया हूँ। मैं अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा। थैंक यू।